हेलो। हाँ, एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड्स द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज। अपन ने क्या पढ़ लिया? लो रिएक्टिविटी सीरीज और मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज। अब क्या पढ़ रहे हैं? ये भी कल पढ़ लिया था ना। हाँ, जैसे NaCl है ना, NaCl में क्या करते हैं अपन? Na प्लस बन जाता है और Cl माइनस बन जाता है। तो Na प्लस कहाँ पे आएगा? प्लस वाला माइनस वाले पे आएगा। माइनस वाला कौन है? माइनस वाला कौन है? कैथोड। और इस प्लस वाले को क्या बोलते हैं? कैटायन। तो कैटायन किस पे आएगा? कैथोड पे। और एनायन किस पे आएगा? एनोड पे। ठीक है, अब ये हो गया अपना Cl2 बन गया और एक पे Na बन गया। इसके बाद में ये रिएक्शन भी अपन ने कल देख तो ली थी वैसे, Cu वाली, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, है ना। इसको मैं एक बार वापस समझा देता हूँ, और मेरे को लग रहा है कि एक वीडियो भी है मेरे पास बढ़िया, उसको दिखा के भी तुमको समझा सकता हूँ मैं। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर वो वीडियो दिखा देंगे। तुम्हारे पास यहाँ पे कौन है? इसके ऊपर ये कैथोड है। जनरली अपन कैथोड को इस तरफ लेते हैं और एनोड को इस तरफ लेते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैथोड को कहाँ पे भी ले लो, एनोड को भी कहाँ पे भी ले लो। बस एनोड पे क्या होगा? इम्प्योर मेटल। यहाँ पे इसी के अंदर लिख देता हूँ मैं, इम्प्योर। और इसमें क्या है? प्योर मेटल है। कैथोड होता है थिन और एनोड होता है थिक। और जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी, वैसे वैसे छोटा होता जाएगा, है ना, थिन होता जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है थिन होने के पीछे? यहाँ पे बीच में क्या है? CuSO4। CuSO4 पे चार्ज क्या है अपने पास? Cu पे तो प्लस का 2, Cu पे 2 प्लस, और SO4 पे माइनस का 2। SO4 पे माइनस का 2, माइनस वाला जाएगा प्लस वाले के पास। प्लस वाला कौन है? एनोड है। हाँ, तो ये यहाँ पे नहीं, SO4 कहाँ पे जाएगा? एनोड के पास। और Cu कहाँ पे जाएगा? कैथोड के पास। तो ये जो CuSO4 का Cu तो कहाँ चला गया? यहाँ पे। और SO4 कहाँ पे चला गया? यहाँ पे। अब बताओ, जो SO4 एनोड के पास चला गया, तो इसके अंदर इसके पास पहले से क्या है? Cu है। तो इसका जो Cu है वो SO4 से रिएक्ट करके क्या बन जाएगा? CuSO4, और ये वापस इस मिक्सचर में आ जाएगा, इस इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रोलाइट में कुछ वैसा का वैसा रहेगा वो, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का Cu चला गया कैथोड के पास, SO4 चला गया एनोड के पास, और उस एनोड के पास SO4 जाने के कारण उसने Cu वहां से ले लिया, और वो किसमें बन गया? इलेक्ट्रोलाइट में आ गया। फिर वापस इलेक्ट्रोलाइट का Cu इस Cu के पास चला जाएगा, SO4 वापस यहाँ पे जाएगा, और ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। इसमें Cu बढ़ता जाएगा और इसमें ये रोड है वो घटती जाएगी, और जाके नीचे क्या बच जाएगा? एनोड मड। ठीक है, अब इस प्रोसेस को तुमको एक वीडियो से समझा देता हूँ। हेलो, चलो ये देखो। Raw metal by the process of electrolysis. In this method, an electric current is passed through a solution called electrolyte that contains dissolved metal ions. This causes the dissolved metal ions to deposit onto the negatively charged cathode. Let's see how pure copper is obtained by this process. Take an impure copper rod as anode. तो अब तुमको क्या समझ में आया? यहाँ पे क्या क्या है? इम्प्योर कॉपर है, वो एनोड बना हुआ है वहां से, और प्योर कॉपर से कैथोड बना हुआ है। और नीचे किसका सॉल्यूशन है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का। ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ठीक है ना। A thin sheet of pure copper as cathode in an electrolytic cell containing an acidified solution of copper sulfate as electrolyte. When you pass, अब देखो यहाँ पे Cu प्लस कहाँ से आ रहा है? इलेक्ट्रोलाइट से। ये Cu किस में आकर जुड़ रहा है? कैथोड के अंदर। इसमें SO4 निकल रहा है, SO4 कहाँ पे जुड़ रहा है? इम्प्योर कॉपर वाले के अंदर, और इम्प्योर वाले में ये जाके ये इससे क्या निकलेगा? CuSO4 निकलेगा। ये देखो ये निकल गया, है ना। यहाँ पे ये क्या निकल रहा है? ब्लू वाला CuSO4, जो कि इस सॉल्यूशन में निकल रहा है, और वापस इस सॉल्यूशन से Cu प्लस यहाँ पे जाएगा, SO4 माइनस 2 यहाँ पे जाएगा, to the electrolyte, you can observe और नीचे साथ साथ क्या जमा हो रहा है?
एनोड मड। that copper from the impure copper anode gets dissolved in the solution as Cu2 plus ions. These ions get reduced to copper at the cathode and get deposited on it. On the other hand, the sulfate ions migrate to the impure copper anode and combine with it to form copper sulfate, which goes to the electrolyte. Alternatively, और जैसे जैसे ये बढ़ रहा है लगातार, और ये देखो पतला हो गया ना, छोटा हो गया ये, वैसे पतला होता रहेगा। the less electropositive impurities settle down as anode mud. The reactions involved in this process. अब ये कैथोड पे क्या रिएक्शन हुआ और एनोड पे क्या रिएक्शन हुआ? ये तो कैथोड की रिएक्शन है। Are shown here. That is, the Cu2 plus ions from the electrolyte reduce and deposit Cu at the cathode. Similarly, at anode, the Cu from impure anode oxidizes and forms Cu2 plus ion. यहाँ पे ना गलती से कैथोड लिखा हुआ है नीचे वाले में भी, ये कैथोड नहीं है, एनोड है ना। नीचे वाले का जो कैथोड है ना, ये कैथोड नहीं है। यहाँ पे एनोड कर लेना तुम अपनी मर्जी से। ये मैं माउस से लिख दिया ना, इसलिए गंदी राइटिंग आई है। ठीक है, यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी? एनोड के ऊपर। ठीक है, क्योंकि कैथोड पे ही क्या बन रहा है? कैथोड पे कॉपर बन रहा है, तुमको पता है कैथोड पे कॉपर बन रहा है। और एनोड पे क्या बन रहा है? एनोड पे कॉपर ऑलरेडी है, लेकिन वो क्या बन रहा है वहां पे? कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे कैथोड के ऊपर क्या हुआ, सॉरी एनोड के ऊपर क्या हुआ? SO4 आया और SO4 Cu से रिएक्ट करके क्या बन गया? CuSO4। ठीक है, नहीं है आगे। मिनरल पता है क्या होता है? मिनरल का मतलब जो भी अपन अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं वो मिनरल है, जिसको प्रॉफिटेबली यूज कर सकते हैं वो ओर है। और गैंग क्या होता है? जो सबसे पहले की इंप्योरिटी निकालते हैं ना, सबसे पहले जो इंप्योरिटी निकालते हैं, सॉइल है, सैंड है, उनको क्या बोलते हैं? गैंग। और एनोड मड क्या होता है? जो लास्ट में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में जो इंप्योरिटी निकलती है उसको बोलते हैं एनोड मड। नेम टू मेटल विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में सोना, चांदी, प्लेटिनम, AgCu है ना, AgAu और प्लेटिनम PT। What chemical process is obtaining metal from its oxide? मेटल के ऑक्साइड से मेटल निकालने को क्या बोलते हैं? जैसे मेटल ऑक्साइड है ना, रिडक्शन कर देते हैं, है ना। व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड? क्या कर देते हैं? कार्बन से या तो कर देंगे और या एल्यूमिनियम से कर देंगे, है ना। एल्यूमिनियम से किस में किया था? एक तो MnO2 में और एक Fe2O3 में। इन दोनों के अंदर अपन ने क्या ऐड किया था? एल्यूमिनियम। इसमें भी एल्यूमिनियम, तो क्या बन गया था? Al2O3 प्लस Mn, इसमें Al2O3 प्लस Fe। चलो आगे, कोरोजन। अब ये बस खत्म होने वाला टॉपिक। फर्स्ट चैप्टर में भी था कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। कब होता है ऑक्सीडेशन? जैसे आयरन को पानी में छोड़ दिया, है ना। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे रस्टी आयरन नेल्स है। रस्टी आयरन नेल्स क्यों है? मतलब अपन ने क्या किया, आयरन नेल्स को पानी में डाल दिया और एक बार आयरन नेल्स को ऑयल को प्रोटेक्टेड लेयर में डाल दिया और एक ड्राई एयर में डाल दिया। मैं तुमको तीनों समझा देता हूँ क्या क्या है। एक जैसे आयरन का तुमको पता है रस्ट लग जाता है, उसमें तुम जैसे आयरन को पानी में भिगो और हवा में छोड़ दो, तो क्या लग जाएगा? रस्ट। पानी के अंदर ही छोड़ दो तो भी रस्ट लग जाएगा क्या? हाँ, पानी के अंदर छोड़ देंगे तो। अगर एयर नहीं होगा तो रस्ट लग जाएगी क्या? पानी के अंदर होगा तो भी रस्ट लग जाएगी, लेकिन पानी के अंदर होगा और उसके ऊपर कोटिंग होगी, ऐसे ऑयल की कोटिंग होगी उसके ऊपर, क्योंकि हो सकता है वो पानी तो क्या होता है, उसको एयर टाइट में बंद कर दें, लेकिन फिर भी पानी उड़ता रहता है, कम होता रहता है, उड़ता रहता है। पानी के अंदर अगर आयरन होगा ना, उसके ऊपर कोटिंग होगी तो भी हो सकता है थोड़ा सा आयरन तो वो होगा। ऐसा नहीं है कि
1 साल 2 साल अपन देखेंगे ना, उसको ट्राई करेंगे तो रस्ट तो लगेगी उसके अंदर। लेकिन आयरन को छोड़ दें अपन ऑयल के अंदर, या आयरन को छोड़ दें बिल्कुल खुले के अंदर और उसके अंदर ड्राई एयर में छोड़ दें, तब आयरन की रस्ट नहीं लगेगी, ठीक है ना। या तो ऑयल में छोड़ दो या ग्रीस लगा के छोड़ दो, तब उसके रस्ट नहीं लगेगी। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कोरोजन, यू हैव लर्नड द फॉलोइंग इन चैप्टर 1। सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक, है ना, ब्लैक पढ़ रखा अपन ने, सिल्वर आर्टिकल हो जाते हैं अब। चलो भाई, सिल्वर आर्टिकल क्या हो जाते हैं, बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम। अब सिल्वर क्या हो जाता है, सिल्वर सल्फाइड, है ना, ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, सिल्वर सल्फाइड Ag2S। कॉपर क्या हो जाता है, ग्रीन, लूजेज द शाइनी ब्राउन सरफेस एंड ग्रीन कोट। ग्रीन कोट क्यों हो जाता है, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर ऑक्साइड नहीं था वो, है ना, कॉपर कार्बोनेट। कल अपन कॉपर ऑक्साइड कर रहे थे, कॉपर, हाँ कॉपर कार्बोनेट नहीं दे रखा था, अपन सोचे थे अपने मन में कॉपर कार्बोनेट ही है। तुम बोल भी रहे थे कि किसी में कार्बोनेट है, तुम बोले किसी में कार्बोनेट था ही नहीं। सिल्वर सल्फाइड, कॉपर कार्बोनेट और आयरन ऑक्साइड। आयरन एक्सपोज टू एयर कोटिंग ब्राउन ब्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, ठीक है। आयरन वाले को क्या बोलेंगे, रस्ट, बाकी कॉपर कार्बोनेट भी है ही। अब आगे देखते हैं, इसने 3 टेस्ट ट्यूब ली और तीनों के अंदर एक आयरन नील प्लेस कर दी, सब तीनों को ABC नाम दे दिया। पोर सम वाटर इन टेस्ट ट्यूब A एंड कॉर्क इट। मतलब कॉर्क का मतलब ये होता है अपन ने इसको बंद कर दिया कि इसमें एयर अब आए नहीं और जाए भी नहीं, जो अंदर वो बाहर नहीं जाएगी, बाहर है जो अंदर नहीं आएगी। एयर इसमें है, और एयर कौन सी वाली है, इसमें वाटर भी है हल्का। फॉर बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर इन टेस्ट ट्यूब B, इसमें कौन सा वाटर है इस बार, डिस्टिल्ड वाटर है। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, जिसका pH 7 होता है ना, और थोड़ा सा उसमें ऑयल डाल दिया ऊपर, द ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर। पता ही अपने को, तो एयर है ना, एयर को डिजोल्व होने से रोकेगा। जो एयर है वो इसके अंदर डिजोल्व नहीं होगी, अगर एयर इसमें जाएगी ही नहीं तो ये एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो ये ऐसा कैसे रहेगा जैसा है। और इसके अंदर भी देखो, यहाँ पे भी रस्ट है और यहाँ पे भी हल्की रस्ट है, ठीक है ना, इसमें रस्ट नहीं है और इसमें ड्राई एयर है। और साथ साथ ड्राई एयर बनाएंगे कैसे, ड्राई एयर इसकी हेल्प से बनाएंगे, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या है, ड्राइंग एजेंट है। मतलब जो यहाँ की एयर थी, उस एयर में जो भी वाटर था ना, उस वाटर को इसने सोख लिया। मतलब अपन ने क्या कर दिया, आयरन नील डाल दी, आयरन नील को अपन ने बंद तो कर दिया। अपन को क्या पता कि अंदर एयर है कि नहीं है, वो ड्राई एयर कैसे बनाएंगे उसको, एयर को ड्राई कैसे करेंगे। एयर को ड्राई करने के लिए क्या क्या कर दिया इसने, कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, जो कि अंदर की एयर के वाटर को कैप्चर कर लेगा, ठीक है। अब इसके अंदर H2O की कोई क्वांटिटी नहीं है। अब H2O नहीं है तो इसका मतलब ये आयरन नील वैसे की वैसे रहेगी जैसी है। इसमें भी एयर नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑयल डाल दिया, ये भी वैसा का वैसा रहेगा जैसा है, बस ये इसमें रस्ट लगेगा। चलो, you will observe iron nail rust in test tube A, but they do not rust in test tube B and C. B और C में rust नहीं लगेगा। In the test tube A, the nails are exposed to both air and water. In test tube B, the nails are exposed only water, and test tube C के अंदर dry air के अंदर exposed है। What does this tell about the condition of iron particles rust? चलो, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब कोरोजन तुमको पता तो चल ही गया कि कैसे कैसे रोक सकते। अब पानी के अंदर तो अपन रख नहीं सकते डिस्टिल वाटर के अंदर लगातार किसी चीज को, और एनहाइड्रस के अंदर भी नहीं रख सकते क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड अगर बाहर कोई चीज आयरन की है, उसके उस एयर को अपन ड्राई कैसे करेंगे, कर ही नहीं सकते। तो इसलिए अपन बाकी चीजें क्या करेंगे, पेंट कर सकते हैं। जैसे कूलर है,
कूलर हर 2-3 साल से पेंट मांगता है क्योंकि वो खराब नहीं हो, रस्ट नहीं लगे उसकी, इसलिए उस पर क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं किसी चीज़ के अंदर। जैसे साइकिल की चेन है, साइकिल की चेन रस्ट खराब हो जाती है, खराब नहीं हो उसके लिए अपन उसके अंदर जाते हैं साइकिल वाले के पास, उसमें बोलते हैं वो डाल दे भाई, इसमें क्या तो ग्रीस डाल दे और क्या ऑयल डाल दे, ऑयल डालते रहते हैं अपन, ग्रीजिंग करते रहते हैं। ग्रीजिंग भी करते हैं साइकिल के अंदर, वो तुम डालते हो ना, गोलियां डालते हो, तुम तो क्या डालते हो, साइकिल वाला डालता है छोटी छोटी बियरिंग बोलते हैं, बियरिंग गोलियां डालते हैं, स्पिनर में आता है वो, है ना, फिजिड स्पिनर होता है, उसमें भी क्या आती है, गोलियां आती है, वो बेयरिंग आती है, तो उस बियरिंग के अंदर ग्रीस भरी हुई होती है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। गैल्वेनाइजिंग था क्या, अभी पढ़ा था ना तुमने, जिंक की परत, अच्छा एनोडाइजिंग था वो तो उस दिन पढ़ा था वो। एनोडाइजिंग भी कर सकते हैं, एनोडाइजिंग और गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग का मतलब होता है जिंक की लेयर चढ़ाना, और एनोडाइजिंग होता है ऑक्साइड की लेयर चढ़ाना, एल्यूमिनियम के ऊपर Al2O3 ऑक्साइड की लेयर चढ़ाना। और क्रोमियम प्लेटिंग, क्रोम प्लेटिंग नहीं है ये, क्रोमियम, क्रोमियम प्लेटिंग, क्रोम का मतलब तो होता है कलर, क्रोमियम एक मेटल है, 24 नंबर पे आता है। क्रोमियम प्लेटिंग और मेकिंग एलॉय, एलॉय का मतलब होता है जैसे स्टील है, अब लोहे पे तो जंग लगती है लेकिन स्टील पे नहीं लगता, अपने जैसे घड़ी है लिखा हुआ था ना स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस का मतलब उस पर जंग नहीं लगेगी, स्टील में जंग नहीं लगती लेकिन लोहे में लगती है। अब स्टील में जंग क्यों नहीं लगती, स्टील में ऐसा क्या है जो जंग नहीं लगती, इसमें हल्का सा कार्बन भी होता है ना, और स्टील में क्या होता है, एफ तो होता है, ये मेन तो एफ है, एफ के साथ में हल्का सा कार्बन होता है, बट इफ it is mixed with small amount of carbon 0.05 it becomes hard and strong। अभी देख लेते हैं, देखो, और अगर इसको मिक्स कर दें अपन निकल और क्रोमियम से वी गेट स्टेनलेस स्टील, ठीक है, जो कि हार्ड होगा और जिस पे रस्ट नहीं लगेगी। कौन कौन है, आयरन को किसके साथ मिलाते हैं, निकल और क्रोमियम, और साथ साथ थोड़ा सा कार्बन। चलो इसको पढ़ लेते हैं फटाफट। Galvanization is the method of protecting steel and iron from rusting by coating them of thin layer of zinc। ठीक है, स्टील को, स्टेनलेस स्टील नहीं, सिर्फ स्टील, स्टील और आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, एक जिंक की कोटिंग लगाते हैं, क्योंकि जिंक पे उसका असर नहीं पड़ता भाई पानी वानी का इतना। The galvanized article is protected against rusting even if zinc coating is broken। Can you reason this out? अच्छा, जिंक कोटिंग अगर हट भी जाए तो भी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग, ऐसा क्यों बताओ। अगर जैसे अपन ने थिन लेयर ऑफ जिंक से प्रोटेक्ट कर दिया स्टील को और आयरन को, अगर गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल जो है वो प्रोटेक्ट रहेगा रस्टिंग से, इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन, अगर जिंक कोटिंग टूट भी जाएगी तो भी ये उसको वो नहीं लगेगा, रस्ट नहीं लगेगा। ऐसा क्यों होता है, देखते हैं ऐसा क्यों होता है। चलो इसमें ना देखो लिखा हुआ तो है कुछ, जिंक हैज लोअर रिडक्शन पोटेंशियल देन आयरन देयरफॉर जिंक कोटिंग एजेड एक्ट्स एज एनोड इफ द जिंक कोट। देखो मेरे को ये थोड़ा कम समझ में आया, मैं समझा देता हूँ मेरे को जो समझ में आया वो, एक अपने पास जिंक और एक आयरन है, जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है और आयरन की रिएक्टिविटी कम है, और अगर कोटिंग टूट गई लेकिन वो अलग नहीं हुआ, मतलब जैसे आयरन के ऊपर अपन ने जिंक लगा दिया, अब कोटिंग टूट गई, दरार आ गई उसके अंदर लेकिन निकल के बाहर नहीं गिर गई, तो जब ये ब्रोक हो गया तब जब ऑक्सीजन इस पे वो करेगा, अटैक करेगा या फिर जो भी मान लो ऑक्सीजन से रिएक्ट करना है इसको, ऑक्सीजन से रिएक्ट पहले कौन करेगा इन दोनों में से, जिंक करेगा, तो बनेगा क्या ZnO, और क्या नहीं बनेगा Fe2O3, है ना, ये नहीं बनेगा और ये बनेगा, इसका मतलब ये प्रोटेक्टिव लेयर ही बनाएगा, और ये कब तक बनता रहेगा ZnO, जब तक ये पूरा टूट के गिर नहीं जाए, और पूरा टूट जाएगा तब तो जिंक बचा ही नहीं,
तब तो अरेस्ट हो ही सकता है। हाँ, ये प्रोटेक्टिव लेयर ही बनाएगा ZNO, लेकिन अगर डिपेंड करता है ना, अगर गिर जाए तो अपन ही गिरा दें, तो कुरच कुरच के गिरा दे कोई आदमी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो गया। अब एलोए, ये कल कर लेंगे। अब कितना बचा है इसमें? प्रिवेंशन, कोरोजन, व्हाट यू हैव लर्नड, लो इतना ही है। एक सेकंड अभी करा देंगे, 2 मिनट का काम है, कोई बात नहीं। नहीं बजे, 5:30 बजे पढ़ाएंगे। द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल, ठीक है ये हो गया। कैन यू एलॉइंग, एलॉइंग इज वेरी गुड मेथड टू ऑफ improving the properties of metal. We can get the desired properties by this method. For example, iron is most widely used metal, but it is never used in its pure state. This is because pure iron is very soft and stretches easily when hot. अगर गर्म करेंगे तो स्ट्रेच हो जाएगा, but it is mixed with small amount of carbon, it becomes hard and strong. When iron is mixed with nickel and chromium, we get stainless steel, जो घड़ियों में लगाते हैं इस तरह से, which is hard and does not rust. Thus, if iron is mixed with some other substance, its property change. तो जिसको एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ मिलाया और प्रॉपर्टी चेंज हो गई, उसको बोलते हैं एलॉय। In fact, the properties of any metal can be changed if it is mixed with some other substance. The substance added may be metal or a non-metal. तो किसी मेटल को किसी मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ मिलाया, जैसे कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, तो मेटल को दूसरे मेटल या नॉन मेटल के साथ मिलाया, उसको बोलते हैं एलॉय। एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ये इंपॉर्टेंट है, होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ 2 or more मेटल और अ मेटल और अ नॉन मेटल। होमोजीनियस मतलब एक ही जैसे प्रॉपर्टी रखने वाले, जैसे लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड, वैसे है ना। सॉलिड में लिक्विड नहीं मिलाएंगे, सॉलिड में सॉलिड मिलाएंगे। इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल एंड देन डिसॉल्विंग द अदर एलिमेंट इन इट्स डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो पहले मेटल को, जिसको मेन मेटल है, उसको मेल्ट करेंगे, दूसरे को करेंगे और दोनों को मिला देंगे फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर। मतलब 0.05% मिलाना है तो 0.05 ही मिलाना है, फिर 6 नहीं मिलाना, ठीक है। फिर इट इज देन कूल्ड टू रूम टेम्परेचर, उसको रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे कूल करके, इतना ही है। अब इतना सा और देख लो, एक प्योर गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, ये अपन ने पहले भी बात की थी इस बारे में कि 24 कैरेट काम नहीं लेते है ना, 2022 काम लेते हैं। इट इज देयरफॉर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, इट इज alloyed with either silver or copper to make it hard. Generally in India, 22 कैरेट गोल्ड is used for making ornaments. It means 22 parts of pure gold alloyed with 2 part of either copper or silver. मतलब अगर 24 है, टोटल 24 है, 24 के अंदर 22 तो गोल्ड है, बाकी 2 के कौन है, या तो कॉपर है या सिल्वर है, ऐसे। If one of metals is mercury, then the alloy known is amalgam. तो मरकरी के एलॉय को क्या बोलते हैं? अमलगम। ये एक नंबर का सवाल आता है बहुत बार, मरकरी के एलॉय को क्या बोलते हैं? अमलगम। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन द प्योर मेटल, ठीक है। कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है एलॉय का? कम होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रास, देखो ये ब्रास और ब्रोंज दो याद रखने, ब्रास और ब्रोंज, और एक ये अमलगम है। अमलगम तो किसका एलॉय है? मरकरी का। ब्रास, ब्रास किससे बनता है? ब्रास कॉपर जिंक। जब भी तुम ब्रास बोलोगे ना तो ब्रास के साथ साथ में क्या बोलोगे? ब्रास कॉपर जिंक और ब्रोंज कॉपर टिन। ब्रास कॉपर जिंक ब्रोंज कॉपर टिन, ब्रास कॉपर जिंक ब्रोंज कॉपर टिन। 4-5 बार बोलोगे याद हो जाएगा। ब्रास कॉपर जिंक ब्रोंज कॉपर टिन, ब्रास कॉपर जिंक ब्रोंज कॉपर टिन। और तुम ऐसे भी याद कर सकते हो एक चीज, जैसे ब्रोंज है ना, ब्रोंज, ब्रोंज में एन आता है और टिन में भी एन आता है, क्योंकि कॉपर तो दोनों में ही है और एन ब्रोंज में और टिन में ही आ रहा है। ब्रास अपने आप याद हो जाएगा दूसरा वाला तो। अरे ब्रोंज, ब्रास में एन नहीं आता ना, लेकिन
टिन और ब्रॉन्ज ऐसे। अच्छा, एक सेकंड, फिर तो तुम ऐसे याद रख लोगे, कभी जिंक में भी एन आ रहा है, ब्रॉन्ज में भी एन आ रहा है। हाँ 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 हाँ, तो फिर ऐसे याद रख लो, जेड जेड नहीं आएगा फिर उसमें, और क्या करें, याद है? ऐसे ठीक है, ब्रास कॉपर जिंक, ब्रॉन्ज कॉपर टिन, ऐसे ही सही है। ठीक है। आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो कॉपर तो काम आता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, कॉपर की इलेक्ट्रिसिटी बहुत बढ़िया है, लेकिन कॉपर से अपने ब्रास बना लिया, ब्रॉन्ज बना लिया, तो इनकी प्रॉपर्टी कमजोर हो गई, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी कम हो गई कॉपर की। ठीक है, एक चीज और है अपने पास, चौथी चीज है सोल्डर। सोल्डरिंग होती है ना, अपन जैसे वायर में करते हैं, दो मतलब एक जैसे चिप है, चिप के अंदर तार मिला दिया और तार में वो कर दिया, सोल्डरिंग कर दी, मिला दिया उसको वहां से वहां तक। तो सोल्डर करने के लिए क्या यूज लेते हैं, सोल्डर किसका एलॉय है, लेड और टिन का। ठीक है, लेड और टिन का एलॉय है, इसमें 4-5 चीजें होती है, लेड और टिन होता है क्या खाली, चलो कोई बात नहीं। सोल्डर क्या होता है, लेड और टिन, अपने बुक में जो लिखा हुआ है वही ठीक है अपने तो। ठीक है, आगे वो है मेहरौली स्तंभ, आयरन पिलर एट दिल्ली, मेहरौली। हम्म, मतलब ये आयरन का है वैसे तो, दे हैड डेवलप्ड प्रोसेस विच प्रिवेंटेड आयरन फ्रॉम रस्टिंग। इन्होंने ना आयरन को रस्ट से बचाया है, आयरन का है, प्योर आयरन का, लेकिन फिर भी इस पे रस्ट नहीं, हाँ दिल्ली में है। कुतुब मीनार नहीं है, मेहरौली स्तंभ बोलते हैं इसको। कुतुब मीनार ही है। नियर आयरन पिलर, नियर कुतुब मीनार, कुतुब मीनार नहीं है ये है। कुतुब मीनार तो ऐसे है ना, वो थोड़ा टेढ़ा सा ऐसे, नहीं सीधा ही है कुतुब मीनार तो, वो तो कुछ दूसरी है, इस पे जंग नहीं लगता।